हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई क्लास 12 इकोनॉमिक्स का टॉपिक गवर्नमेंट बजट, उसकी ये 8th वीडियो है। यहाँ पे हम डेफिसिट के टाइप्स में से सेकंड टाइप डिस्कस करने वाले हैं, फिस्कल डेफिसिट। पहला वाला रेवेन्यू डेफिसिट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। यदि आपको डायरेक्टली ये वाला टॉपिक ना समझ आए तो आप प्लीज जाके पहले वाली वीडियो से एक बार देख सकते हैं, जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हो। ओके, तो हमारा सेकंड वाला टाइप है फिस्कल डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट का सेकेंड टाइप फिस्कल डेफिसिट। अब देखो, रेवेन्यू में था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। यहाँ पे फिस्कल यानी कि ओवरऑल जब फिस्कल की बात हो रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट। फिस्कल डेफिसिट वर्ड आया तो फिस्कल में सब कुछ आ गया ना, फिस्कल वर्ड सभी का, तो पूरा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। लेकिन इसमें क्या याद रखना है, इसमें ये वाला पॉइंट याद रखना है कि एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, जब हम किसी से उधार लेते हैं, जब हम किसी से बोरो करते हैं पैसा, तो वो पैसा हमारा तो होता नहीं है, वो प्रिंसिपल अमाउंट और उसके साथ उसका इंटरेस्ट भी वापस ही जाने वाला होता है, तो उसको हम इस रिसिप्ट में काउंट ही नहीं करते यहाँ पे। इसीलिए ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये एक रियल पिक्चर, थोड़ी सी और रियल पिक्चर दिखाता है, और इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इकोनॉमिक कंडीशन जानने के लिए। तो फिस्कल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, इसको भूलना मत, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग ये चीज। अभी देखो, इस डेफिसिट से पता क्या चलता है, हाउ फॉर गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी। अब आप देखो कि जब हमने जो टोटल एक्सपेंडिचर किया, मतलब जो पूरा खर्च किया, माइनस जो पूरी रिसिप्ट थी जिसमें से उधारी हमने हटा दी, बोरोइंग हटा दी है, तो हमारे पास जो पैसा आया और एक्सपेंडिचर, अब मान लो यदि डेफिसिट है तो डेफिसिट में डेफिनेटली एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, तो हमारे खर्च हुए 100 रुपए और हमारे पास बिना किसी से उधार लिए आए थे से 60 रुपीज। सो 100 रुपीज का एक्सपेंडिचर है और 60 रुपीज हमारे पास आए थे, यानी कि बचा 40 रुपीज। वो 40 रुपीज हमको क्या करना पड़ा होगा, खर्च तो है तो क्या करना पड़ा होगा, उसको बोरो करना पड़ा होगा, किसी से लेना पड़ा होगा। इसीलिए फिस्कल डेफिसिट को बोरोइंग के बराबर भी कहा जाता है। फिस्कल डेफिसिट एक और बार देखो, आपने टोटल एक्सपेंडिचर किया, सो मान लीजिए कि आपने एक्सपेंडिचर किया 100 रुपीज का, 100 रुपीज का आपका पूरा खर्च है और आपके पास बाहर से 60 रुपीज आए हैं, रिसिप्ट 60 रुपीज है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। इसको कई बार क्वेश्चन में कैपिटल नेट ऑफ बोरोइंग भी दिया जाता है, कैपिटल रिसिप्ट्स नेट ऑफ बोरोइंग। तो बोरोइंग हटा के, मतलब बिना उधारी के जो पैसा आपके पास आया था वो 60 रुपीज था, तो बचा कितना, 40 रुपीज। ये 40 रुपीज एक्सपेंडिचर तो हो रहा है, मतलब कहीं से तो लेना पड़ा होगा, तो जहां से भी ये लेना पड़ा होगा तो लिया क्या होगा, ये बोरो किया हुआ पैसा होगा। ये पैसा आपने कहीं ना कहीं से तो बोरो किया है, सो दैट, क्योंकि टोटल रिसिप्ट में बाकी सब तो आ चुका है। देखो क्या क्या आएगा, रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसिप्ट, तो टोटल रिसिप्ट में क्या आएगा, एक तो आएगा रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। दूसरा एक्सक्लूडिंग बोरोइंग लिखा है, तो बोरोइंग के अलावा और कौन कौन से होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट में बोरोइंग के अलावा क्या क्या होता है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, या तो लोन से पैसा आया है या तो डिसइन्वेस्टमेंट से आया है। मतलब आप याद करो कैपिटल रिसिप्ट वाली वीडियो जाके देखो एक बार, कैपिटल रिसिप्ट वाली वीडियो में क्या था, कैपिटल रिसिप्ट में ये था कि कैपिटल रिसिप्ट में 3 चीजें होती है, रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट। अब बोरोइंग तो लेना नहीं है, तो बचा क्या, रिकवरी ऑफ लोन्स और डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये सब तो यहाँ आ चुका है, बचा क्या, बोरोइंग। तो सारा पैसा हटाने के बाद जो 40 रुपीज बचा, वो 40 रुपीज इज क्लियर कट बोरोइंग। ओके, बाकी सारे रिसिप्ट यहाँ पे आ चुके हैं। सो बोरोइंग ये है, इसीलिए फिस्कल डेफिसिट को बोरोइंग भी कहा जाता है, ध्यान रखना ये काम आएगा आगे। इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा और ब्रेक किया जाता है, फॉर्मूले का ब्रेकअप थोड़ी देर में बताता हूं। अभी इसके इंप्लीकेशंस देखो, मैंने आपसे कहा था किसी भी डेफिसिट को स्टडी करने के लिए उसके इंप्लीकेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैं ये हर डेफिसिट की अलग अलग वीडियो बना रहा हूं, ताकि इस इंप्लीकेशंस को आप ढंग से समझ सके, शांति से सुन सके। फिस्कल डेफिसिट की पहली इंप्लीकेशन क्या पता लगता है इससे, इट क्रिएट्स अ डेट ट्रैप। ये मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें कहा जाता है जैसे एक झूठ को सच बनाने के लिए बहुत सारे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, एक झूठ को बचाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, ऐसा कहते हैं
कई बार आप कभी किसी दोस्त के, फ्रेंड के, किसी के चक्कर में पड़ गए, अब एक बार पड़ गए तो फिर पढ़ते ही जाते हो, पढ़ते ही जाते हो, पढ़ते ही जाते हो। तो वैसा ही डेब्ट ट्रैप यहाँ क्रिएट होता है। देखो क्या होता है, जब आपने किसी से पैसा उधार लिया, आपने किसी से पैसा बोरो किया, डेब्ट मतलब तो पता है, सारे अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, डेब्ट मतलब आपने उधार लिया। जब आपने पैसा लिया तो फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपीज लिए, तो अब आपको 100 ही रिटर्न करने हैं। इतने मददगार लोग मिलते हैं कि आपको, कि आपने उधार 100 रुपए लिए तो आपको 100 ही रुपए वापस करना है? नहीं, आपको इंटरेस्ट पेमेंट भी करना है। तो मतलब प्रिंसिपल अमाउंट तो देना ही है, साथ में इंटरेस्ट पेमेंट भी देना है। इंटरेस्ट पेमेंट फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज लिया और 10% है, तो आपके पास 110 रुपीज आपको पे करना है। अब ये जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा आपने पे किए, क्या इससे आपके एसेट और लायबिलिटी पे कुछ भी असर पड़ रहा है? 10 रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देने से क्या आपके 100 रुपीज की लायबिलिटी कम हुई? नहीं। मतलब ये इंटरेस्ट पेमेंट कौन सा एक्सपेंडिचर है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट पेमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली स्लाइड जाके देखो, इंटरेस्ट पेमेंट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, मतलब ये रेवेन्यू डेफिसिट को बढ़ाएगा। रेवेन्यू डेफिसिट को बढ़ाएगा मतलब आपने जो पैसा उधार लिया था वो पैसा आपका आपके आगे काम में नहीं आ रहा, उसका ब्याज देने में आपको और उधारी लेनी पड़ रही है। अभी आपको इस साल 100 रुपीज का काम था, अगले साल आपको 110 रुपीज का काम पड़ेगा, फिर अगले साल आपको 210 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, फिर आपको उतने का काम पड़ेगा। मतलब ये साइकिल बढ़ता ही जाएगा, आपको उधारी के डेब्ट के ट्रैप में फंसा देगा। देखो पहले के टाइम पे जमींदार वगैरह होते थे, पुराने टाइम पे, तो वो जमीनें रख लेते थे अपने पास और काफी सारा ब्याज लगाते थे, और वो कभी भी जो गरीब आदमी रहता था वो ब्याज से बाहर ही नहीं आ पाता था, ब्याज ही उसका खत्म नहीं हो पाता था। वो ब्याज को चुकाने के लिए और पैसा लेता था और पैसा लेता था, आखिरकार वो अपनी जमीन से हाथ धो बैठता। तो ये जो डेब्ट ट्रैप है, ऐसा पॉवर्टी ट्रैप भी होता है। एक बार जब बंदा गरीब हो जाता है बहुत हद तक, और काफी गरीब यदि वो हो गया, उसके बेसिक्स की प्रॉब्लम हो गए, तो अब उसकी गरीबी और ज्यादा गहरी होती जाएगी, हर तरफ से वो प्रॉब्लम में ज्यादा फंसता जाएगा। इसीलिए डेब्ट ट्रैप में फिस्कल डेफिसिट की वजह से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट इज बोरोइंग्स, और बोरोइंग्स का रीपेमेंट आपको इंटरेस्ट पे भी करना पड़ता है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाता है और इंटर रेवेन्यू डेफिसिट को बढ़ाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है डेब्ट ट्रैप, याद रखना। ओके, नेक्स्ट और क्या होता है? देखो फिस्कल डेफिसिट है। अब फिस्कल डेफिसिट यानी कि ओवरऑल एक्सपेंडिचर में कमी पड़ रही है। अब बोरो तो करना है, तो कहां से बोरो करेगी? गवर्नमेंट कहां से बोरो करेगी? गवर्नमेंट बोरो करेगी या तो अपने देश की उनकी गवर्नमेंट की बैंक, कौन सी होती है गवर्नमेंट की बैंक? आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इंडियन गवर्नमेंट मांगेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहां से देगी? आरबीआई क्या पैसे रख के रखते हैं क्या अपने पास इतना कि गवर्नमेंट को देना पड़ा? तो आरबीआई के पास नया पैसा देने के लिए एक ही ऑप्शन है, दैट दे प्रिंट करेंसी। वो फ्रेश करेंसी को प्रिंट करते हैं। जब वो नई करेंसी को प्रिंट करते हैं तो देश में मनी का सप्लाई बढ़ जाता है, और मनी का सप्लाई बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है। यदि ऐसा हो गया कि आपने सोचा कि जिसको जितने पैसे चाहिए, अरे विवेक सर को कितने पैसे चाहिए, तो विवेक सर को तो 1 करोड़ रुपए चाहिए, उसमें उनका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आरबीआई ने कहा 1 करोड़ रुपए छापो, विवेक सर को दे दो। और किसी बच्चे को कुछ और पैसे चाहिए तो उन्होंने कहा कि अच्छा इसको, तुझको कितने चाहिए? तुझे 100 करोड़ चाहिए, तो उसको 100 करोड़ दे दिए। जिसको 500 करोड़, हर किसी को सेल्फ पैसे दे दिए। तो पता है अगले दिन क्या होगा? आपके घर पे जो ताई आती है ना, दीदी काम करने वाली, वो आएगी नहीं सुबह। आप उसके घर जाओगे बुलाने के लिए, कह रहे ताई जरा चलो बर्तन वगैरह पड़े, मम्मी चिल्ला रहे, तो ताई बोलेगी भैया मेरे अकाउंट में तो 100 करोड़ रुपए पड़े, मैं तेरे घर पे बर्तन करने क्यों आऊं? और यदि सही में चाहता है कि मैं बर्तन करने चलूं तो फिर मैं 1 करोड़ रुपए लूंगी अभी बर्तन करने का। यानी कि ये इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा। तो आरबीआई जब नई करेंसी, नहीं समझ आया होगा, शांति से पॉज करके पीछे जाना, फिर से सुन लेना। गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा मांगेगी तो आरबीआई नया करेंसी प्रिंट करेगी, नई करेंसी प्रिंट करेगी तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये तो हो गया इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, आरबीआई से ले लिया। अब उसके अलावा वो पब्लिक से भी ले सकती है बोरोइंग, फिर पब्लिक से कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा तरीका होता है। पब्लिक से, जनरल पब्लिक से पैसे लेने में नई करेंसी प्रिंट नहीं होती, उससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता, वो भी एक तरीका होता है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, गवर्नमेंट बाहर से भी पैसा ले सकती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? फॉरेन नेशन से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है आईएमएफ, उससे पैसे ले सकती है, या फिर वर्ल्ड बैंक से पैसे ले सकती है। मतलब बाहर से कहीं से गवर्नमेंट पैसा ले सकती है, लेकिन वो भी
फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ा देता है हमारी, इट इंक्रीजेस फॉरेन डिपेंडेंसी, क्योंकि हम उनसे पैसा लें। ओके, फॉरेन डिपेंडेंसी। देन फाइनल इज इट हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ। अब देखो, इंटरेस्ट पेमेंट यदि करना है, आज मैंने खूब लोन ले लिया, दबा के मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे जो जो करना है मैंने हर चीज का लोन ले लिया, तो जो आने वाली जनरेशंस हैं, उन आने वाली जनरेशंस को उस लोन को चुकाने के लिए उसके इंटरेस्ट पेमेंट को भरते भरते ही उनका आधा से ज्यादा खर्च निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी पे कर्जा लिया हुआ है, फादर ने खूब ऐश की और फादर ने पैसे बोरो किए, और वो उनका कुछ ऐसा बन गया कि 30-40 हजार रुपए मंथ का उनका ब्याज उनकी इंस्टॉलमेंट बन रही है 30-40,000 रुपीज की। अब बच्चा लगा सैलरी पे, उसकी सैलरी बहुत अच्छी है 80,000 रुपीज पर मंथ, लेकिन 80,000 में से 40,000 तो इंटरेस्ट पेमेंट में ही चलेगा। तो इतनी मेहनत करने के बाद जब वो 80,000 अर्न करेगा, तो उसका पर मंथ 40,000 तो पुराने इंटरेस्ट पेमेंट में ही जाएगा, मतलब वो उन 40,000 से अपनी ग्रोथ के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। तो इट विल हैम्पर फ्यूचर ग्रोथ। ज्यादा बोरोइंग का मतलब है, ज्यादा उधारी का मतलब है कि फ्यूचर जनरेशन पे आप बर्डन बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो इसके इम्प्लीकेशंस आप पॉज करके देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला ऊपर लिखा है, इसके फॉर्मूले का एक्सटेंशन मैं आपको बताता हूं शॉर्ट में, जरूरी है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो बहुत बढ़िया यहाँ पे एक बढ़िया सी चीज आपको बता रहा हूँ, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला। कई बार एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा घुमाने के लिए, न्यूमेरिकल को थोड़ा सा अलग तरीके से घबराने के लिए, बच्चों को डराने के लिए, कई बार ऐसा कुछ दिया रहता है पेपर में जिसमें आपको ना टोटल एक्सपेंडिचर दिखता है, ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ना कैपिटल, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करें। तो ये एक छोटा सा एक्सटेंशन है इस फॉर्मूले का। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, अब जो मैं बोल रहा हूं इसको आप रिपीट करके सुन लेना यदि एक बार में समझ ना आए। ठीक, टोटल एक्सपेंडिचर को कैसे लिखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, RE प्लस C, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये होता है टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसिप्ट को कैसे लिखते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। टोटल रिसिप्ट को लिखते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, और ये एक्सक्लूडिंग बोरोइंग ऐसा का ऐसा ही लिया है क्योंकि वही है, और बोरोइंग जो है वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है, तो हमने उसके साथ ही लिखा है। ठीक है, देन मैंने फिर कहा कि आप इसको रिवाइंड करके आप बाद में और सुन सकते हैं। देन अब देखो, इस माइनस साइन को अंदर पहुंचा, माइनस को इसमें देंगे तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट भी माइनस हो जाएगा और कैपिटल रिसिप्ट भी माइनस हो जाएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, वैसा का वैसा ही है। ये x कुछ और नहीं है, x वो मत समझना, वो वाली x या x नहीं है, ये x मतलब एक्सक्लूडिंग। ठीक है, ओके। देन अब देखो, यहां पे अब हम आ चुके हैं, और यहां पे आने के बाद अब चीज काफी सिंपल हो गई है कि हमको क्या करना है, रेवेन्यू वाली चीजें एक साथ लेनी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। यहां पे क्या किया, रेवेन्यू वाली चीजें एक साथ, कैपिटल वाली चीजें एक साथ, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट। और हमको पता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट होता है रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ये भी एक फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट निकालने का। जब ऐसा साइड वगैरह में होता हो ना, तब आप इसको पॉज करके लिख सकते हो। तो एक तो ये फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला भी है, इसके बीच में कभी कुछ दिया है तो जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगाना है और फिस्कल डेफिसिट आपको देखना। आप फिस्कल डेफिसिट के मेजर्स भी देख लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राइमरी डेफिसिट, और उसके बाद इन तीनों के मेजर्स, इन तीनों डेफिसिट्स को ठीक कैसे किया जाता है। ओके, थैंक यू।